नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस हार्दिक स्वागत के साथ सबसे पहले और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात करें, यानी वो पहले उपराष्ट्रपति जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया गया, वो फेल हो चुका है, वो असफल हो चुका है। यानी बहुत बड़ी बात है कि आपको मैं बता दूं, यानी हमारे जो भारत के अभी उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा का चेयरमैन है जगदीप धनखड़ जी, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो चुका है। यानी राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश जी ने इसको अगेंस्ट में कैंसिल कर दिया है। तो कुल मिला के ये बात कही जाती है कि भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उनका नाम है जगदीप धनखड़। तो ये भी एक ऐतिहासिक क्वेश्चन है अपने आप में, क्योंकि पहला शब्द है इसमें। और आपको पता है कि एसएससी के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में, अब यूपीएससी का एग्जाम इस क्वेश्चन को कैसे देगा, किस पैटर्न से दे सकता है, तो इस पैटर्न से दे सकता है जैसे कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को लेकर दे सकता है, जैसे कि कथन 1 सही है या कथन 2 सही है, या कथनों की जांच कीजिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन देगा। और एसएससी यदि क्वेश्चन देखता है तो एसएससी क्वेश्चन देगा कि भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताएं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो वो हैं जगदीप धनखड़, जो अभी वर्तमान में राज्यसभा के चेयरमैन है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात, ये करंट की न्यूज थी जो मैंने आपको बताना ज्यादा ठीक समझा, और बताना भी चाहिए, मेरा फर्ज है। लेकिन अब बात करते हैं इतिहास की तरफ। तो आज हम इतिहास का लेक्चर लेने वाले हैं, और इतिहास में हायरार्की के अनुसार आगे बढ़ते हुए आज, जैसा कि टॉपिक आपको पता भी चल जाएगा कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में आज हम मतभेदों को पढ़ने वाले हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति है, आपका चाहे कोई फ्रेंड है, चाहे फैमिली सर्किल में आप रहते हैं, आप सभी को पता है फैमिली में 2 से 3 से 4 लोग मौजूद होते हैं। सबकी विचारधाराएं, सबकी आइडियोलॉजी, सबकी फिलॉसफी अलग अलग होती है। तो आप किसी भी इंसान को, उसकी वैल्यू को जज करते वक्त, उसका जस्टिफिकेशन देते वक्त, आप उसे अपने वैल्यू के आधार पर ही उसका मूल्यांकन करते हैं। यही तो है कि आप कैसे हैं। यदि आप बेईमान हैं तो आपको सारी दुनिया बेईमान दिखती है, आप ईमानदार हैं तो आपको सारी दुनिया ईमानदार दिखती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, और आज के लेक्चर में ना मैं गांधी को गलत कहना चाहता हूं और ना ही मैं भीमराव अंबेडकर जी को गलत कहना चाहता हूं। किसी भी तरीके की किसी भी व्यक्ति पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों ही अपने आप में ऐतिहासिक पुरुष रह चुके हैं। ना गांधी कम थे तो ना अंबेडकर भी कम थे, और दोनों का योगदान, जैसे कि संविधान को बनाने में अंबेडकर का योगदान रहा, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अंबेडकर। लेकिन महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलनों का और स्वतंत्रता संघर्षों का जनक कहा जाता है। वही तो नेतृत्व करता थे, वही तो लीडरशिप संभाल रहे थे सारे आंदोलनों की। चाहे आप, मैं चंपारण की बात करूं, चाहे मैं खेड़ा की बात करूं, चाहे मैं अहमदाबाद की बात करूं, और चाहे मैं सविनय अवज्ञा की बात करूं, चाहे मैं असत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन की बात करूं, चाहे खिलाफत की बात की जाए, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए, तो कुल मिला के महात्मा गांधी का योगदान अविश्वसनीय है। इसलिए उस व्यक्ति पर भी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। चलिए, आज हम उनके विचारों के मतभेद की बात करेंगे। और किसी भी व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वो व्यक्ति दोनों दुश्मन हैं। आज की राजनीतिक परिभाषाओं में देखें तो आपको क्या लगता है कि आज की पॉलिटिकल सिस्टम में क्या बीजेपी और कांग्रेस आपस में दुश्मन हैं? कोई दुश्मन नहीं है, किसी ने किसी का कुछ नहीं छीना। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस कितनी बड़ी दुश्मन होगी अपने आप में? ऐसा नहीं है। केवल फर्क केवल आइडियोलॉजी का है कि बीजेपी सरकार की आइडियोलॉजी देश को लेकर क्या है और कांग्रेस सरकार की आइडियोलॉजी देश को लेकर क्या है। और दोनों ही पार्टी अपने आप में काम कर रही हैं, कभी किसी की सरकार तो कभी किसी की सरकार। चलिए, तो आज गांधी और अंबेडकर के बीच में हम विचारों के मतभेदों को पढ़ने वाले हैं। बना ऐसा नहीं है कि अंबेडकर ने कोई गांधी से उधार ले रखा था, कि गांधी ने दुश्मन मान लिया अंबेडकर को, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि विचारों में सहमति भी थी बच्चों, और विचारों में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट भी थे। तो इसी को लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर का नाम है गांधी और अंबेडकर के बीच में वैचारिक मतभेद, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। तो चलिए इतिहास की तरफ बढ़ते हैं, और आधुनिक इतिहास और आधुनिक इतिहास में चैप्टर का नाम है कॉन्फ्लिक्ट, यानी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। गांधी एवं
डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर के बीच वैचारिक मतभेद, वैचारिक मतभेद। तो इस चीज को आज हम देखने वाले हैं और आगे चलने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर गांधी और अंबेडकर की सहमति कभी बनी ही नहीं है। लेकिन इससे पहले हम एक भूमिका बनाना चाहते हैं, हम एक पृष्ठभूमि बनाना चाहते हैं, बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं कि हु इज अंबेडकर या हु इज गांधी। आप सभी को पता है, ये बच्चों जैसा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ रहा है आप, क्योंकि किसी भी टॉपिक को या किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त उसका बैकग्राउंड बनाना बहुत ही जरूरी है। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले गांधी के बारे में बता देते हैं। गांधी हमारे औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियम सिस्टम जब हमारे भारत में चल रहा था, अंग्रेजी सरकार बाकायदा बड़ी धूमधाम से भारत पर शासन कर रही थी, जिसको भारत को गुलाम कहा जाता था अंग्रेजों का। भारत में दास प्रथा थी, भारत में कितनी सारी एक्सप्लोटेशन पॉलिसी काम कर रही थी। तो उसी समय गांधी जी हमारे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कई सारे राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन कर रहे थे। जैसे कि गांधी जी का पहला भारत में जो सत्याग्रह था वो कौन सा था? चंपारण। आप सभी को पता है चंपारण जब बिहार में जाके इन्होंने किया नील की खेती और 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया। उसके बाद हम गांधी जी की बात करें तो उसके बाद आता है अहमदाबाद का टेक्सटाइल मिल विवाद, उसके बाद आता है गुजरात का खेड़ा, फिर आता है खिलाफत, फिर आता है असहयोग और उसके बाद आया 1922-23 के आसपास बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन। उसके बाद चले तो दांडी मार्च आ गया, उसके बाद चले तो सविनय अवज्ञा का दूसरा चरण आ गया और उसके बाद चले तो फिर गोलमेज सम्मेलन में चले गए और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन के बाद हरिजन अभियान किया और हरिजन अभियान के बाद दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा अंतिम यानी महात्मा गांधी ने भारत में अंतिम स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में कौन सा आंदोलन किया था? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं किया गया था। तो चलिए, तो गांधी के बारे में हमने बता दिया आपको, तो इसके लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं एक बार कि गांधी कौन थे। वरना गांधी जी ऊपर बैठे ये देख रहे होंगे कि वाह, कि हमारा परिचय भी देना उचित नहीं समझा आपने, तो इसलिए गांधी का परिचय बनता है। तो चलिए गांधी के परिचय के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं ताकि गांधी खुश हो जाएं। आज ऊपर बैठे देख रहे होंगे गांधी जी हमको, तो गांधी का परिचय के बारे में देखें, यानी ये आपकी भूमिका है केवल, इसमें मतभेद नहीं है अभी। तो गांधी के बारे में लिख सकते हैं कि गांधी जी भारत के, गांधी जी औपनिवेशिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता एवं प्रेरणा स्रोत रह चुके हैं जिन्हें बापूजी के नाम से जाना जाता था। कितनी अच्छी बात है। लेकिन अब बात करते हैं अंबेडकर की। तो अंबेडकर हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता के जनक कहे जाते हैं। तो लिखेंगे आप कि अंबेडकर के बारे में बात करें तो अंबेडकर को यहां से ले लेते हैं, तो लिखेंगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता के जनक कहे जाते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता के जनक कहे जाते हैं। संविधान निर्माता के जनक कहे जाते हैं।
आज मेरे पास एक जयपुर से एक बच्चे का मैसेज आया, आज ही मैसेज आया जब हम तैयारी कर रहे थे यहाँ आने की क्लास के लिए, तो कितनी खुशी होती है जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है। और एक टीचर के लिए, एक अध्यापक के लिए सबसे बड़ा तोहफा और सबसे बड़ी जो एक खुशी होती है वो क्या होती है? वो होती है कि आपने जिस बच्चे को पढ़ाया हो और उसका सिलेक्शन हो जाए। ये बहुत ही बड़ी खुशी होती है। इससे शायद मैं कहता हूं कि इससे हमारा किसी भी टीचर का, मेरे ही नहीं, मतलब सारे टीचरों की बात कर रहा हूं, जितने भी अध्यापक हैं, चाहे वो कहीं भी पढ़ा रहे हैं, किसी भी कोने में पढ़ा रहे हैं, तो टीचर के लिए सबसे बड़ा खुशी यही होता है, खुशी का पल ये होता है कि उसका पढ़ा हुआ स्टूडेंट ही लग जाए। तो आज एक स्टूडेंट का कॉल आया, मैसेज आया, सॉरी कॉल नहीं, मैसेज आया था। तो उसका ये था कि सर आपके आशीर्वाद से, यानी हमने जो पढ़ाया, हमने हमारे साथ जो उसने समय दिया और हमारे अनुसार वो व्यक्ति चला, बहुत अच्छी बात है। तो आज उसका सीआरपीएफ के सीएफ लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में उसका नंबर आ गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। सीआरपीएफ का रिजल्ट आ चुका है। तो जिन जिन बच्चों का हुआ है मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन खैर, आज मेरे पास जो मैसेज आया उसने मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि इस कंपटीशन की दुनिया में हर व्यक्ति कंपटीटर है, यानी आपका शत्रु है। यदि आप कंपटीशन की दुनिया में कूदे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि अपने मित्र को भी शत्रु की नजर से देखिए, तभी आप इस कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। यानी पढ़ाई में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे कोई मित्र है, चाहे कोई सखा है, चाहे कोई सखी है। आपको ये बात याद रखनी है दिमाग में कि आज इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। पढ़ाई की दुनिया की बात कर रहा हूं विशेष रूप से। जब तक आपका कंपटीशन, जब एग्जाम नहीं निकल जाता, मित्रता कम निभाइए, रिश्तेदारी कम निभाइए, लोगों को समय उतना ही दीजिए जितना वो चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप समय दिए जा रहे हैं और अपना लॉस करते जा रहे हैं। तो इसलिए समय की और पढ़ाई की समय, इस समय आपको ज्यादा जरूरत है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। और आपको पता है कि चाणक्य भी कहते हैं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया कोई भी अनैतिक कार्य नैतिक ही माना जाता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा गलत काम ना कर बैठना जिससे आपको भुगतना पड़े अपने करियर में। तो बस साम दाम दंड भेद का प्रयास करिए और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइए। तो इसलिए बहुत मुझे खुशी है और मैं इस प्लेटफॉर्म से उस बच्चे को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं जो मुझसे पढ़ा, और मुझसे नहीं और भी फैकल्टी से पढ़ा। तो उन सबका भी काफी योगदान है उनमें, और मेरा भी योगदान है उस बच्चे की सफलता में। और सबसे बड़ी बात है कि उसका खुद का इतना बड़ा योगदान कि मेरा तो योगदान कुछ भी नहीं। उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका कॉन्फिडेंस, उसका जुनून, उसका जोश आज काम आ गया। वो कह रहा था कि सर मेरे जब फाइनल लिस्ट में मैंने नाम देखा तो मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। जाहिर सी बात है, आने भी चाहिए। तो ये पल आपके लिए मैं देखूं एक बार, इसलिए बस बने रहिए लेक्चरों में और लेक्चर लेते रहिए, ऑप्शन क्विज करते रहिए, लगे रहिए। तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता के जनक के रूप में कहा जाता है, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये गांधी एवं अंबेडकर, लिखेंगे कि गांधी जी एवं अंबेडकर दोनों ही, गांधी जी एवं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर दोनों ही सामाजिक कार्यकर्ता, दोनों ही सामाजिक सुधारक नेता, दोनों ही सामाजिक सुधारक एवं राजनीतिक पुरुष रह चुके हैं, या राजनीतिक नेता रह चुके हैं, राजनीतिक नेता थे। यानी गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर में एक सबसे बड़ी समानता यह है कि वो दोनों ही सामाजिक सुधारक थे। सामाजिक सुधारक का मतलब होता है कि समाज में जो बुराइयां, जो कुप्रथाएं लोगों के द्वारा फैलाई गई हैं, उनको मिटाने का काम जो व्यक्ति करता है वो सामाजिक सुधारक की श्रेणी में आता है, सोशल रिफॉर्मर जिसको कहते हैं। और एक आते हैं राजनीतिक नेता के रूप में। आपको पता है गांधी जी भी कई प्रकार से राजनीति में प्रवेश कर चुके थे, जैसे कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिस्सा भी थे, आप सभी को पता है। नेहरू जी की बात करें, नेहरू जी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, कई बार इनसे सलाह लेते हुए पाए गए हैं। और बात करें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की, तो हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री के रूप में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को कैबिनेट में जगह दी गई। चलिए, तो दोनों ही राजनीतिक पुरुष भी हैं और दोनों ही सामाजिक सुधारक भी हैं। लेकिन
इन दोनों के बीच में कई सारी समानताएं और कई सारे मतभेद भी हैं, कई सारे मतभेद हैं, लेकिन विचारों के मतभेद हैं, समानता भी है तो मतभेद भी है। अब चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि पहला ऐसा कौन सा बिंदु था जिस पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में के विचारों में टक्कर हो गई, और इस टकराव से क्या स्थिति हुई यह भी देख लेते हैं। तो चलिए, तो पहले बिंदु की मैं बात करता हूं। वो पहला बिंदु था तो गांधी एवं अंबेडकर के बीच में, सभी हेडिंग डालें पहले तो, गांधी जी वर्सेस डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, आज इन दोनों का टकराव होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहला बिंदु आएगा स्वतंत्रता, यानी पहली बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो गांधी और अंबेडकर लिबर्टी को लेकर क्या क्या सोचते हैं। जैसे गांधी कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता एक वो अंश होती है जो शासक यानी सत्ता में निहित होती है, यानी राजा के पास जो भी है वो स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता कभी मांगी नहीं जाती। यानी गांधी जी हमेशा इस बात के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे कि स्वतंत्रता को मांगा जाए, क्योंकि गांधी जी ये कहते थे कि स्वतंत्रता को भीख में मांगने से कुछ नहीं मिलता। तभी आपको पता है कि गांधी जी ने कभी भी अपने राष्ट्रीय आंदोलन में इस प्रकार की नीतियों को कभी भी अंजाम नहीं दिया कि आप अंग्रेजी सरकार से स्वतंत्रता की भीख मांगो। आप किसी से स्वतंत्रता को लेकर भीख थोड़ी मांग सकते हो भाई। लेकिन अब देखिए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कहते हैं इस बात पर टिप्पणी करते हुए कि गांधी जी स्वतंत्रता के बारे में जो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता कभी मांगी नहीं जा सकती भीख की तरह, तो मैं आपको बता दूं डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि नहीं, बल्कि स्वतंत्रता शासक से मांगने की ही चीज होती है। स्वतंत्रता एक ऐसी अवधारणा है जो शासक में तो निहित है लेकिन शासक से ही मांगी जाती है। आपको पता है आज भी हमारा संविधान का मतलब है कि आप संविधान से अपनी स्वतंत्रता मांग रहे हो। चाहे आप बोलने की स्वतंत्रता ले लो, चाहे आप लिखने की स्वतंत्रता है, चाहे आपको कहीं घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, ये सारी स्वतंत्रता आज संविधान में है और संविधान ने ही आपको दी है। यदि संविधान में नहीं होती तो संविधान कभी भी आपको यह स्वतंत्रता नहीं दे पाता। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि स्वतंत्रता मांगी जाती है, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि स्वतंत्रता मांगी नहीं जाती है। तो चलिए इस बात को भी लिख लेते हैं। अब इस पर महात्मा गांधी का स्टेटमेंट क्या है। इस पर महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है कि स्वतंत्रता शासक की सत्ता में निहित होती है, शासक की सत्ता में निहित होती है, शासक की सत्ता में निहित होती है, निहित होती है, और स्वतंत्रता को भीख की तरह शासक से नहीं मांगी जाती, भीख की तरह शासक से नहीं मांगी जा सकती, नहीं मांगी जा सकती, नहीं मांगी जा सकती है। यह बात कहते हैं महात्मा गांधी। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर क्या कहते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का कहना है, बी.आर. अंबेडकर साहब ये कहते हैं कि नहीं, कि महात्मा गांधी जो कह रहे हैं स्वतंत्रता को लेकर वो गलत है। हां, स्वतंत्रता शासक में ही होती है, लेकिन स्वतंत्रता शासक के अंदर होती है। जो राजा चाहेगा वो अपनी प्रजा को लिबर्टी दे सकता है, और जो राजा नहीं चाहेगा वो अपनी प्रजा को लिबर्टी नहीं दे सकता। मैं मानता हूं कि जो स्वतंत्रता होती है वो सरकार के अंदर होती है, संविधान के अंदर होती है, लेकिन उस स्वतंत्रता को आपको मांगना ही पड़ता है, ये कहते हैं अंबेडकर साहब। तो लिखिए कि स्वतंत्रता के बारे में विचार रखते हुए कहते हैं, कहते हैं कि
स्वतंत्रता शासक द्वारा, स्वतंत्रता शासक से मांगी जा सकती है, शासक से मांगी जा सकती है, मांगी जा सकती है। इस बात को लेके दोनों में कॉन्फ्लिक्ट थी और दोनों ने अपने अपने विचार स्पष्ट कर दिए। लेकिन दूसरा बिंदु यह आता है कि गांधी और अंबेडकर के बीच में ऐसा कौन सा दूसरा बिंदु था जिस पर दोनों में टकरावों की स्थिति थी? कौन सा था? जैसे था दलित और वंचित समूह को लेकर। मैं आपको बता दूं, जब गांधी और अंबेडकर के बीच में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो लड़ाई हो गई थी, यानी गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जब सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में दोनों हिस्सा ले रहे थे, तो सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग के समय 1932 में इन दोनों में वैचारिक मतभेद हो गया था और सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग इन दोनों में विचारों में मतभेद हो जाने के कारण सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग जो लंदन में आयोजित हो रही थी वो फेल हो गई। केवल इनकी लड़ाई के कारण, इन दोनों की लड़ाई के कारण ही सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग फेल हो गया, वो सक्सेस नहीं हो पाया। तुरंत गांधी जी लंदन से लौटे, 29 दिसंबर 1932 को वापस आए और सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ कर दिया, गुस्से में आकर। ठीक है, तो गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था वो था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट का मतलब यह है कि 24 सितंबर 1932 को जब पूना पैक्ट किया गया था, तो पूना पैक्ट में डॉक्टर अंबेडकर यानी जो दलितों के नेता थे और हिंदू सवर्ण नेताओं के बीच में जो समझौता किया गया वो था पूना पैक्ट। और हिंदू सवर्ण नेताओं में गांधी जी आते हैं। तो हिंदू सवर्ण नेताओं का नेतृत्व कर रहे गांधी जी और दलितों के नेताओं का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको पूना पैक्ट कहते हैं। 24 सितंबर 1932 को हुआ। अब पूना पैक्ट जो हुआ उसमें गांधी जी बड़े आहत हो गए। तो कभी कभी किसी को लगता है कि गांधी और अंबेडकर, कल मैंने यूपीएससी के एक एस्पिरेंट से ये क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा कि बच्चे ये बताओ कि गांधी और अंबेडकर के बीच में सबसे मुख्य वैचारिक मतभेद क्या था? वो कहता है पूना पैक्ट। अरे मैंने बोला पूना पैक्ट तो एक शुरुआत है, मुख्य बिंदु क्या था, मुझे इस चीज को बताइए। तो हालांकि उसने लमसम बता दिया था लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बता पाया। हालांकि नहीं हो सकता, देखो ये थोड़ी ना है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा बच्चा सब कुछ जानता है, ये नहीं हो सकता। वो भी कुछ चीजें छोड़ छोड़ कर पढ़ता है, वो भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर बच्चा सब कुछ जानता है, और मैं उसकी ये मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं उसका एक तारीफ ही कर रहा हूं, उसका साथ दे रहा हूं कि किताब का हर पन्ना आपको याद रहे ये जरूरी नहीं है। चलिए, इंसान हो आखिर, मशीन थोड़ी हो, कोई एआई थोड़ी हो कि आपने सर आप फीड कर दो किताब को, ये किताब सेव रहेगी जिंदगी भर, ऐसा तो नहीं है। भूलना भुलाना चलता रहता है। तो इस बात को लेके तो मैंने उसको समझाया कि चलो ठीक है समझा देते। उसने बोला कि सर आप थोड़ा एक्सप्लेन करो अच्छे से। मैंने बोला ठीक है। मैं कि बेटा देखो, पूना पैक्ट जो था ना वो केवल समझौता था। उस पूना पैक्ट में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने जो लास्ट में अपनी मांग रखी थी, उस मांग को लेकर गांधी जी बहुत आहत हो गए थे, गांधी जी बहुत हर्ट हो गए थे। और गांधी जी के हर्ट होने पर जो उन्होंने अछूतों के लिए यानी अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए जो हरिजन अभियान किया, उससे अंबेडकर को बहुत ज्यादा समस्या थी। क्यों समस्या थी? क्योंकि गांधी जी तो अच्छा काम कर रहे थे दलितों के लिए। भाई दलितों के साथ जो छुआछूत हो रही थी वो एक बुरी प्रथा थी जो हिंदू नेताओं के द्वारा की जा रही थी, हिंदू समाज के द्वारा की जा रही थी। तो इसलिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को तो खुश होना चाहिए कि महात्मा गांधी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर खुश नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? चलिए एक बात देख लेते हैं। तो अब आते हैं दलित एवं वंचित समूह को लेकर। तो अगले पेज पे लिखना चाहेंगे क्योंकि बड़ा है थोड़ा। तो अब आते हैं दलित एवं वंचित समूह, दलित एवं वंचित समूह को लेकर। अब दलित एवं वंचित समूह को लेकर बात करें तो महात्मा गांधी ने जब दलितों के साथ हो रहे अत्याचार को और छुआछूत जैसी प्रथा को खत्म करने के लिए जब दलितों को हरिजन कहकर संबोधित किया था, तभी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को इस बात का बहुत बुरा लगा था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कहते हैं कि आप इनको हरिजन कैसे कह सकते हैं, जबकि हरिजन का मतलब होता है, हरि का मतलब है भगवान शिव और जन का मतलब है लोग,
यानी भगवान शिव के लोग हरिजन कहलाए। इसका शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ। लेकिन अंबेडकर को यह बात बुरी लगी, क्योंकि अंबेडकर इनको हरिजन नहीं कहलवाना चाहते थे, क्योंकि अंबेडकर जी खुद ये मानते थे कि दलित जो हैं वो हिंदू समाज से बाहर एक धार्मिक अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, इनको आप हरिजन मत कहिए। चलिए और भी डिबेट है सारी, तो देखिए, तो लिख लेते हैं एक बार इस बात को कि गांधी ने दलितों के साथ हो रहे छुआछूत को खत्म करने के लिए, छुआछूत को समाप्त करने के लिए, या आप इसको रहने दीजिए, अभी इस लाइन को हटा दी पूरी, ये बाद में लिख सकते हैं, वैसे तो शॉर्ट में लिख देते हैं। आप सभी को पता है कि इसमें एक बात थी, शॉर्ट में लिख देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, कि गांधी जी द्वारा दलितों को हरिजन नाम से संबोधित किया गया, हरिजन नाम से संबोधित किया गया। और जब हरिजन नाम से संबोधित किया तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर को यह बात बुरी लगी, क्योंकि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर दलितों को हिंदू समाज से बाहर एक धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मानते थे, अल्पसंख्यक मानते थे किसको? दलितों को, क्योंकि अंबेडकर जी को भी दलितों का उत्थान करना था, दलितों को समाज में आगे लाना था, चाहे सामाजिक स्तर पर हो चाहे शैक्षणिक स्तर पर हो। आप सभी को पता है कि पूना पैक्ट में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने दलितों को प्रशासनिक सेवाओं और सभी सरकारी सेवाओं में और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आरक्षण देने की बात कही थी। यह भी प्रावधान है। तो इसका मतलब यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो हिंदू समाज से बाहर तभी कर दिया था पूना पैक्ट में, और इनको धार्मिक अल्पसंख्यक यानी अनुसूचित जाति के रूप में संबोधित किया। वही गांधी जी जो थे वो अंबेडकर के उल्टे थे, वो दलितों को हिंदू समाज से बाहर का हिस्सा नहीं मानते थे, वो हिंदू समाज में ही मानते थे। गांधी जी कहते थे कि जो दलित हैं, जो वंचित समूह हैं, इनके साथ जो हो रहा है वो गलत तो है, मैं इस बात को मानता हूं, और इस गलत प्रथा को मिटा देना चाहिए हिंदू समाज से, इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन इन्हें हिंदू समाज से बाहर नहीं करना चाहिए। तो लिखेंगे लेकिन गांधी दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानते थे, अभिन्न अंग मानते थे। यह बात थी। तो पहला पॉइंट आपको मिल गया। अब दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं बच्चों, तो दूसरा पॉइंट यह कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कह सकता है? आप सभी को पता है कि गांधी जी ने दलितों के साथ हो रही छुआछूत को खत्म करने के लिए, उनके साथ हो रहे अत्याचार और हो रहे शोषण को खत्म करने के लिए, जो हिंदू समाज के द्वारा किया जा रहा था, उसको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने एक हरिजन अभियान को प्रारंभ करना चाहा और यरवदा जेल से प्रारंभ किया था। आप सभी को पता है। तो यरवदा जेल से 1933 में गांधी जी ने एक ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का गठन किया था, और इस लीग का नाम बदलकर 1933 में ही उन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम बदलकर इसे हरिजन स्वयंसेवक संघ कर दिया। और इस नाम को सुनकर डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि गांधी जी, आपकी चाल में समझ गया हूं, आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आप दलितों को मुद्दा बनाकर अपना राजनीतिक मंच तैयार कर रहे हैं।
यह बात डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने गांधी से कही कि गांधी जी आप तो एक पॉलिटिक्स में हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं, तो कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि दलितों को मुद्दा बनाकर आप कोई राजनीतिक मंच खड़ा कर रहे हो, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो, अपना प्रचार कर रहे हो, लोगों से सहानुभूति ले रहे हो कि देखो भैया आपका नेता क्या कर रहा है, देखो कितने अच्छे काम कर रहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर को ऐसा लगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर गांधी पर जिस बात से नाराज थे वो बात अभी आने वाली है। चलिए तो अब यहां पर यह था कि गांधी जी द्वारा आप सभी को बताया कि गांधी जी द्वारा सितंबर, या लिख सकते हैं गांधी जी द्वारा दलितों के साथ हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए, दलितों के साथ हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए, अत्याचार को समाप्त करने के लिए उन्होंने हरिजन अभियान गठित किया। और हरिजन अभियान नहीं बल्कि उन्होंने एक ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का गठन किया और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, हरिजन स्वयं सेवक संघ रख दिया, हरिजन स्वयं सेवक संघ रख दिया। अब इस पर अंबेडकर को साफ प्रॉब्लम हो गई। अंबेडकर बोले कैसे रख सकते हो आप इसका नाम, यानी अंबेडकर बोले कि गांधी जी आपकी चाल में समझ गया हूं, आप केवल राजनीतिक पार्टी बनाने वाले हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं और आपकी राजनीतिक चालाकी को मैं समझ रहा हूं कि दलितों को मुद्दा बनाकर आप एक मंच खड़ा करना चाहते हैं, आप लोगों से सहानुभूति लेना चाहते हैं, मैं सब समझ गया हूं। तो इसका मतलब यहां पर गांधी और अंबेडकर के बीच में फिर ज्यादा विवाद हो जाता है। अब दूसरी बात और तीसरी बात क्या थी, अब तीसरा जो मुख्य मुद्दा था यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंबेडकर यह मानते थे कि हिंदू समाज में सबसे बड़ी बुराई क्या है, वो है छुआछूत जो दलितों के साथ होती है। और गांधी कहते थे कि नहीं, हिंदू समाज की यह पहली बुराई नहीं है, हिंदू समाज में ऐसी कई बुराइयां हैं। यही बात अंबेडकर को खटक गई जब गांधी जी कहते थे कि हिंदू समाज में ऐसी कई बुराइयां हैं, इसका मतलब गांधी कहीं ना कहीं इन बुराइयों को बड़प्पन दे रहे हैं, अंबेडकर को लगता था। लेकिन अंबेडकर ने कहा कि गांधी जी नहीं, चाहे सभी बुराइयां मैं नहीं जानता या जानता हूं, मैं इससे अवगत भी नहीं हूं, लेकिन सबसे बड़ी बुराई मैं हिंदू समाज की यही मानता हूं। और इसलिए आज पूना पैक्ट में मैं दलितों को हिंदू समाज से अलग करके इन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में, माइनॉरिटी के रूप में घोषित कर रहा हूं। इससे आपको कोई समस्या है तो समस्या होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अंबेडकर खुद जाति व्यवस्था के विरोध में थे। आपको पता है कि अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया है। जो मनु के द्वारा लिखी गई जो मनुस्मृति थी, धर्मशास्त्र था, उस किताब को जलाने वाला इंसान डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। क्योंकि मनुस्मृति में जिस समाज की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, उस वर्ण व्यवस्था में शूद्रों के ऊपर मनु ने क्या कहा है, शूद्रों के ऊपर मनु ने उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है, उनसे भेदभाव करने की बात कही गई है। और मनु तो शूद्रों के ऊपर यह भी कहता है, शूद्र दलितों के ऊपर यह कहता है कि जिस दलित के कान में वेद पड़ जाए, जिस दलित के कान में वेदों का ज्ञान पड़ जाए, उन कानों में पिघला हुआ शीशा डालकर उन्हें दंडित कर देना चाहिए। बताइए, यह मनु कह रहा है शूद्रों के ऊपर। अब ऐसी किताब को डॉक्टर बी आर अंबेडकर कैसे झेल सकते हैं? उस किताब को जला दिया डॉक्टर अंबेडकर ने कि मैं नहीं मानता ऐसे किताब वेदों को। जिन वेदों में दलितों के साथ अत्याचार की बात कही गई है, उनके साथ एक गुलामी की मानसिकता को अपनाया गया है, मैं ऐसे ग्रंथ और ऐसे वेदों को नहीं मानता। लेकिन अंबेडकर वेदों पर बहुत गांधी जी वेदों पर बहुत विश्वास करते थे। गांधी कहते थे कि मैं तो वेदों पर अटूट विश्वास करता हूं। और गांधी जी तो खुद जाति प्रथा के समर्थक थे। गांधी जी कहते हैं
कि मैं जाति प्रथा का समर्थक हूं। और आपको एक हकीकत बताऊं, गांधी जी कभी भी दलितों के साथ हो रहे अत्याचार को मिटाने का प्रयास तो जरूर कर रहे थे, लेकिन वह कभी भी अंतर जातीय विवाह के पक्ष में नहीं थे। यकीन के साथ दे लो, गांधी जी ने कभी नहीं चाहा कि इंटरकास्ट मैरिज हो, क्योंकि इंटरकास्ट जो मैरिज होती है वो कास्ट को देख के नहीं की जाती। लेकिन गांधी जी ये कभी नहीं चाहते थे कि इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा मिले। अब सोचिए, यानी कुल मिला के जो बात आपके सामने आ रही है वो स्पष्ट है कि अंबेडकर जाति प्रथा को मानने वाले को मानते ही नहीं थे। जाति प्रथा को मानने का जो कारण था, अंबेडकर ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं जाति प्रथा मानता हूं। अंबेडकर ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं वर्ण व्यवस्था को मानता हूं। अंबेडकर ने बल्कि इनको मानने वाले सभी वेदों ग्रंथों को जला दिया, मनुस्मृति को जला दिया। क्या है मनुस्मृति? मैं नहीं मानता मनुस्मृति को, ऐसे इन्होंने कुछ वक्तव्य में कहा। तो कुल मिला के यहां पर जाति प्रथा की बात आती है और इंपॉर्टेंट यही था कि अंबेडकर छुआछूत को जाति प्रथा की देन मानते थे। जाति प्रथा की देन मानते थे। लेकिन गांधी इसे जाति प्रथा यानी वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा को वर्ण व्यवस्था भी कह सकते हैं। जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था की देन नहीं बल्कि ऊंच नीच का फर्क मानते थे। बल्कि ऊंच नीच का फर्क समझते थे और छुआछूत को हिंदू समाज की सभी बुराइयों में से एक कहते थे। सभी बुराइयों में से एक कहते थे। जबकि अंबेडकर हिंदू समाज की सबसे बड़ी बुराई इसे ही कहते थे। बस हो गया, ये था खेल दलितों को लेके। अच्छा, गांधी जी ने कभी भी दलितों के साथ हो रही छुआछूत का कभी समर्थन नहीं किया। मैं आपको बता दूं, गांधी जी इसका विरोध करते थे, लेकिन गांधी जी इतना चाहते थे कि भाई इन्हें जाति प्रथा की व्यवस्था से अलग मत कीजिए। अंबेडकर साहब, दलितों को जाति प्रथा से अलग मत कीजिए। और अंबेडकर ये कह रहे थे कि जाति प्रथा से अलग नहीं करूंगा तो इनके साथ होने वाले अत्याचार को नहीं रोक पाऊंगा, इसलिए मुझे इनको अलग करना ही पड़ेगा। यदि धार्मिक अल्पसंख्यक का इनको दर्जा नहीं दिया तो ये हिंदू समाज दलितों को खा जाएगा, वंचितों को खा जाएगा। और जाति प्रथा ही दलितों के साथ शोषण करवाती है, और गांधी कहते कि नहीं करवाती। खैर कुछ नहीं, तो इस प्रकार से डिबेट चलती रही और गांधी अंबेडकर के बीच में विचारों का मतभेद होता चला गया। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, किस बात पर और ज्यादा मतभेद थे, जैसे कि हिंसा और अहिंसा को लेकर थे। अब देखें, हिंसा और अहिंसा को लेकर क्या मतभेद हो सकते हैं। हिंसा एवं अहिंसा, गांधी, आपको पता है कि गांधी हमेशा से अहिंसा का समर्थक रहा है। गांधी जी हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो हिंसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हिंसा मेरे खून में नहीं है, हिंसा मेरे रक्त में नहीं है, और जैसा पालन पोषण मेरा हुआ है उस तरीके से तो कभी मैं हिंसा कर ही नहीं सकता, यानी मैं तो अहिंसावादी हूं। लेकिन अंबेडकर हिंसा को कैसे देखते हैं? वो ये कहते हैं कि हिंसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, अहिंसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, अहिंसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, साध्य होना चाहिए, लेकिन
सापेक्ष रूप से छोटी मोटी हिंसा करते रहना चाहिए, ये बात कहते हैं अंबेडकर साहब। तो चलिए इस पे भी एक बार टिप्पणी कर देते हैं। तो महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी स्वयं एक अहिंसा के कट्टर समर्थक थे। स्वयं एक अहिंसा के कट्टर समर्थक थे। कट्टर समर्थक थे। जबकि आप सभी को पता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अहिंसा को साध्य के रूप में, साध्य का मतलब होता है बच्चों लक्ष्य, ठीक है, एवं सापेक्ष रूप से हिंसा को, सापेक्षिक रूप से वॉयलेंस यानी हिंसा को क्या माना है, साधन माना है। वो ये कहते हैं कि आप अहिंसा यानी हिंसा मत करो, लेकिन कभी किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो उसके लिए छोटी मोटी हिंसा जायज है, और लास्ट में जाके अपने आप को अहिंसावादी बता दो। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर कुल मिला के थोड़े प्रैक्टिकल आदमी थे, मैं आपको बता दूं। हां, इनके विचारों में मतभेद तो था ही, लेकिन आपको मैं बता दूं इनके अनुभव में फर्क है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर पूर्णतः व्यवहारवादी और यथार्थवादी व्यक्ति हैं, यानी बिल्कुल प्रैक्टिकलिज्म व्यक्ति है डॉक्टर अंबेडकर जी। लेकिन गांधी जी जो हैं वो थोड़े भावनात्मक है, और अंबेडकर गांधी जी की तुलना में थोड़े कम भावनात्मक है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बात कही। यानी अहिंसा तो कहते हैं, अंबेडकर कहते हैं कि अहिंसा करनी चाहिए, यानी हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए। आप अहिंसा को अपना लक्ष्य मान लीजिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटी मोटी हिंसा करते रहिए। चलिए 5वां बिंदु आता है आपके सामने। 5वां बिंदु है राज्य और धर्म को लेकर। किसको? राज्य और धर्म को लेकर। राज्य एवं धर्म। देखो, महात्मा गांधी ने एक बात यह बोली है कि मैं एक राजनीतिक पुरुष नहीं बल्कि धार्मिक पुरुष हूं। यानी गांधी जी ने अपने आप को कभी भी राजनीतिक पुरुष नहीं कहा, उन्होंने धार्मिक पुरुष ही कहा है। लेकिन हम भी उन्हें राजनीतिक मान ही लेते हैं, क्योंकि सरकार को बनाने में लगभग उनकी भूमिका बहुत अच्छी रही है। जैसे अंतरिम सरकार जो थी 1946 की, उसमें गांधी जी की भूमिका बहुत अच्छी रही, आप सभी को पता है। गांधी जी ने जब राजनीति में प्रवेश किया था तो इन्होंने एक बात समझाई थी अपने आप को। ये कहते हैं कि धर्म क्या है, और धर्म का अर्थ है न्याय करना। धर्म का अर्थ क्या है? न्याय करना। क्योंकि आप चाहे कोई बात ले लें, चाहे चाणक्य ले लें, चाहे मनुस्मृति ले लें, धर्म को बताया गया है कि धर्म क्या है। धर्म वो है जो न्याय को स्थापित कर सके, और राजा का सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य होता है कि प्रजा को न्याय दिलाना। आपने बात सुनी होगी। तो जब व्यक्ति न्याय दिलाने का काम करता है तो इसका मतलब है कि वो धर्म स्थापित कर रहा है। तो महात्मा गांधी का एक बात थी, महात्मा गांधी कहते थे कि धर्म क्या है, तो महात्मा गांधी ने उत्तर दिया कि न्याय स्थापित करने की प्रक्रिया धर्म कहलाती है, और इस न्याय को स्थापित करने के लिए यदि मुझे राजनीति में भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। इसलिए महात्मा गांधी ने पॉलिटिक्स में प्रवेश किया, और पॉलिटिक्स में प्रवेश करने के बाद तब उन्होंने इस धर्म और न्याय की परिभाषा को जोड़ा और बताया कि महात्मा गांधी राज्य और धर्म को कभी भी अलग करके नहीं देखते। वो ये मानते हैं कि धर्म का कर्तव्य होता है न्याय स्थापित करना, और न्याय राज्य के हर व्यक्ति को दिलाया जाता है। तो कुल मिला के महात्मा गांधी ने राज्य और धर्म को एक साथ लेकर चला है, मनुस्मृति की तरह। चलिए, क्योंकि राज्य धर्म पर डिपेंड है और धर्म राज्य पर डिपेंड है, तो कुल मिला के महात्मा गांधी राज्य एवं धर्म को
राज्य एवं धर्म को एक साथ लेकर चलने वाले इंसान है, एक साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है, चलने वाले इंसान है। और जबकि डॉक्टर बी आर अंबेडकर कहते हैं कि नहीं, यानी आपको पता है महात्मा गांधी मुझे कहीं हद तक मनु की तरह लगता है। हाँ जी, यदि महात्मा गांधी को मनु स्मृति से जोड़ा जाए ना तो महात्मा गांधी ठीक बैठेंगे, क्योंकि मनु ने भी कभी भी राज्य और धर्म को अलग करके नहीं रखा, लेकिन चाणक्य ने, आचार्य चाणक्य ने, आचार्य विष्णुगुप्त जी ने हमेशा राज्य और धर्म को अलग करके माना है। उसी प्रकार डॉक्टर बी आर अंबेडकर भी देखेंगे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर हमेशा से धर्म को दो इंसानों के बीच का धागा मानते थे, हमेशा से धर्म को दो इंसानों के बीच का धागा, दो इंसानों के बीच का धागा मानते थे, धागा मानते थे। और दो इंसानों के बीच का धागा मानते थे तो कहते थे कि जब वो दो इंसानों के बीच का धागा होता है तो ये राज्य कहां से आ गया, तो इसलिए उन्होंने राज्य और धर्म को अलग करके माना। तो लिख देंगे कि इसलिए उन्होंने राज्य व धर्म को अलग करके माना है, अलग करके माना है। आचार्य चाणक्य की भांति लिख दें। आपको थोड़ी बहुत और नॉलेज चाहिए तो लिख दीजिए आचार्य चाणक्य की भांति। बहुत बढ़िया। तो आचार्य चाणक्य की भांति इन्होंने नया एक, डॉक्टर बी आर अंबेडकर खुद यथार्थवादी, व्यवहारवादी, और चाणक्य जैसा व्यवहारवादी तो कहीं पैदा नहीं हुआ। चाणक्य तो इतना व्यवहारवादी व्यक्ति है भाई साहब, इतना यथार्थवादी व्यक्ति है। चलिए, और सबसे बड़ी बात, मैंने कल आचार्य चाणक्य को एनालाइज करते वक्त मैंने चीज लिखी, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाली और काफी पसंद की लोगों ने। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला अपना कि गवाए सारे वो कीमती रिश्ते उन सभी लड़कियों ने जिन्होंने सलाह मांगी अपनी सखियों से। ये मैंने कल कोट किया था, क्योंकि प्रकृति ने स्त्री को ही स्त्री का सबसे बड़ा दुश्मन बनाया है। ये फिलॉसफी की दुनिया का एक स्टेटमेंट है। तो कहते हैं कि गवाया वो कीमती रिश्ता उन सभी लड़कियों ने, उन सभी स्त्रियों ने जिन्होंने सलाह मांगी अपनी सखियों से। तो ऐसा ही कुछ था, और यह पूरा तरह यथार्थवादी और एक व्यवहारवादी स्टेटमेंट है, पूरा प्रैक्टिकलिज्म स्टेटमेंट है। आपने हमेशा स्त्री को स्त्री की बुराई करते ही सुना होगा, सुना है ना आपने, यही बात है। और एक स्त्री कभी भी दूसरी स्त्री का भला नहीं चाह सकती, ये बात हकीकत है, क्योंकि इस प्रकृति ने औरत को ही औरत का सबसे बड़ा दुश्मन माना है। और आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि हर सुंदर दिखने वाली चीज सुंदर नहीं हो सकती, हर सुंदर दिखने वाली चीज सुंदर नहीं हो सकती। जैसे कि सोने में सुगंध नहीं हो सकती, जैसे कि चंदन में फूल नहीं हो सकता, लेकिन चंदन में सुगंध होती है, फूल नहीं होता। सोने में सुगंध नहीं होती, चमक होती है। गन्ने में रस होता है, फल नहीं होता। तो आचार्य चाणक्य यहां कहते हैं कि हर सुंदर दिखने वाली चीज सुंदर हो यह जरूरी नहीं है। यहां विडंबना है, और विडंबना कैसी है कि सोना कितना चमकता है, दूर से चमकता है, लेकिन सोने में सुगंध नहीं होती। चंदन में कितनी अच्छी सुगंध आती है, लेकिन उसमें फूल नहीं होता। गन्ना हमको रस देता है, लेकिन फल नहीं देता। तो ऐसी ऐसी दुनिया में कुछ विडंबनाएं हैं जो हमारे चारों तरफ हैं। तो इसलिए बच्चों, दुनिया में दिखने वाली हर सुंदर चीज सुंदर नहीं हो सकती, यह जरूरी नहीं है। चलिए, अब आते हैं लास्ट, जो गांधी और अंबेडकर के बीच में जो विवाद था, असली विवाद क्या था, संसदीय और लोकतंत्र को लेकर। गांधी जी कभी भी
लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था के सकारात्मक पक्ष में नहीं थे। गांधी ने बोला कि मैं समर्थन नहीं करूंगा, यानी उन्होंने कभी भी लोकतंत्र का और कभी भी संसदीय व्यवस्था का समर्थन नहीं किया। वो क्योंकि आप बताऊं, सुकरात की तरह, प्लेटो की तरह महात्मा गांधी भी यही कहते हैं और मनु की तरह भी यही कहते हैं कि लोकतंत्र भीड़तंत्र के समान होता है। जी, सुकरात ने बोला ऐसे, प्लेटो ने बोला है, मनु ने बोला है कि लोकतंत्र एक भीड़तंत्र की तरह होता है, और इनमें से गांधी भी एक आ गए। तो चलिए सबसे बड़ी बात देख लेते हैं कि लोकतंत्र को लेके, लोकतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो आज हमारे भारत के संविधान में है, संसदीय व्यवस्था, तो इसको लेके अंबेडकर जी का बयान क्या था। पहले गांधी का ले लेते चलो, कि गांधी जी ने कभी भी लोकतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था का समर्थन नहीं किया, संसदीय व्यवस्था का समर्थन नहीं किया, क्योंकि गांधी लोकतंत्र को भीड़तंत्र कहते थे। और आपको बताया जाएगा भीड़तंत्र कहने वाले और भी विचारक हैं, जैसे कि है प्लेटो, सुकरात है, उनका शिष्य प्लेटो है, मनु है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, यहां भी ये कोट के रूप में लिख सकते हैं कि इस भीड़तंत्र को कहने वाले और भी व्यक्ति पैदा हुए, जैसे कि एक हुए सुकरात, प्राचीन यूनान दार्शनिक है, सैक्रोट्स जिसको कहते हैं, एक हुआ प्लेटो, एरोटोस्ट्रीज, एक हुए मनुस्मृति, ठीक है, और लोकतंत्र का समर्थन तो चाणक्य ने भी नहीं किया था। चाणक्य भी कभी लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता। तो ऐसे ऐसे कई सारे विचारक हैं, जो दो तो हमारे प्राचीन यूनानी विचारक हैं, ठीक है। हालांकि अरस्तु भी नहीं करता, लेकिन अरस्तु बाद में कर देता है, ठीक है। तो यहां पे आप अरस्तु भी लिख सकते हैं, अरस्तु। मनु ने और चाणक्य ने कभी नहीं किया। चाणक्य भी राजतंत्र का ही समर्थन करता है। लेकिन अब बताते हैं कि इस बात पर डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते थे। इस बात पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि गांधी जी, लोकतंत्र तो शासन की वह प्रणाली है, यानी जिस देश में लोकतंत्र है, उस देश का दलित और वंचित समूह कभी भी अपनी मांगों को दबाएगा नहीं, बल्कि अपनी मांगों के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रख सकता है। आपको बता दूं, आज हमारे भारत में लोकतंत्र है, तो अपने आप को खुशनसीब मानिए कि आपका जन्म भारत में हुआ है। किसी और देश में हुआ होता ना, जहां पर राजतंत्र है, तानाशाही है। आप उत्तर कोरिया जाके देखिए, उत्तर कोरिया में कोई किम जोंग उन से मांग करके तो देखे, चाहे वो कोई दबाव का वंचित समूह है और चाहे कोई भी वहां का अरबपति है, चाहे पैसे वाला हो चाहे पैसे वाला नहीं हो। उत्तर कोरिया का कोई व्यक्ति यदि किम जोंग उन के विरोध में जाकर कोई मांग करता है, तो किम जोंग उन उसे तोप के सामने रखवाकर उड़वा देता है। ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र भारत है। आप अपने आप को खुशनसीब मानिए कि आपका जन्म भारत में हुआ, और इस भारत में होने के साथ यहां पर लोकतंत्र प्रणाली आई, क्योंकि लोकतंत्र में आप अपनी मांगों के माध्यम से सरकार पर दबाव बना सकते हैं। और यही बात डॉक्टर BR अंबेडकर कहते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें गरीब असहाय दलित समाज का कोई व्यक्ति, दलित समाज से
कोई भी व्यक्ति अपनी मांगों के माध्यम से सरकार पर दबाव बना सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप जाइए ना राजतंत्र में, आप जाइए ना सीरिया में, करके देखिए ना कोई मांग, क्या लगता है आपको, मान जाएगी सरकार? क्या लगता है आपको लोकतंत्र है वहां? कोई वहां लोकतंत्र नहीं है। वहां डंडे पड़ते हैं फिर, या फिर गोली चलती है वहां। डंडे तो छोड़ो, गोली चलती है सीधे वहां। किसकी? आईएसआई की। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जहां लोकतंत्र होता है ना, वहां पे आज हमारे भारत में कोई प्रोटेस्ट हो जाता है, कोई रैली निकल जाती है बड़े धूमधाम से, सरकार कुछ नहीं कहती। अरे आपको स्वतंत्रता है भाई, लोकतंत्र आपको एक स्वतंत्रता देता है कि आप अपनी मांगों को सरकार से रख सकते हैं। और महात्मा गांधी कहते हैं लोकतंत्र ठीक नहीं है, लोकतंत्र भीड़ तंत्र है। एक व्यक्ति जहां जाएगा सारे व्यक्ति वहीं चल देंगे, भेड़ चाल कहते हैं महात्मा गांधी इसको। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कुछ और कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया और मैं आज इसी का ही समर्थन करता हूं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने संसदीय व्यवस्था, लोकतंत्र का समर्थन किया। और आपको एक बात बता दूं कि कोई भी दो लोगों के बीच में जब कोई भी विचारों का मतभेद होता है ना, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो इंसान गलत है या मैं गलत हूं। कोई गलत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर गलत नहीं है, ना महात्मा गांधी गलत है अपनी जगह। दो इंसानों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में यदि कोई भी अप्रोच डिफरेंट है ना, तो जरूर ना जरूर उनका संबंध तीन बातों से है बच्चों। पहला, पृष्ठभूमि से। यदि आपको लगता है कि आपके सामने वाला इंसान डिफरेंट अप्रोच रखता है और उस डिफरेंट अप्रोच से आपके बीच में लड़ाइयां होती रहती हैं, तो एक बात निश्चित है, उस इंसान की पहले पृष्ठभूमि जानिए, उसका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड। क्योंकि बच्चे की पहली पाठशाला उसकी परिवार होता है, तो पहले आप उसकी पृष्ठभूमि जानिए। दूसरा, उसकी एजुकेशन कैसी हुई है, उसकी शिक्षा कैसी हुई है। तीसरा, उसका अनुभव क्या रहा है जीवन से। ये तीन बातें तय करती हैं कि आपकी अप्रोच कैसी होगी। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जो पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड था, वो इतना अच्छा खासा नहीं था, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात करते हैं, पिता बहुत अच्छे थे, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना खासा नहीं था जितना गांधी जी का था। तो पृष्ठभूमि की बात करें, डॉक्टर अंबेडकर का थोड़ा ऐसा ही रहा। एजुकेशन बहुत शानदार रही अंबेडकर जी की, बहुत प्रैक्टिकलिज्म रही। कानून की पढ़ाई की है अंबेडकर जी ने, 9 पीएचडी की डिग्री लेके बैठे हैं अंबेडकर साहब। एजुकेशन बहुत शानदार हुई। तीसरी बात, इनका अनुभव अपने जीवन से ये रहा, ये खुद दलित थे, तो इनको अपने साथ हो रहे अत्याचार का पता है कि मेरे साथ क्या अत्याचार हुए। जब इस हिंदू सवर्ण समाज ने एक दलित बच्चे को नहीं छोड़ा, तो ये उन दलितों के साथ क्या कर रहे होंगे जो पढ़े लिखे भी नहीं है, जिनके पास रोजगार भी नहीं है, जिनके पास पैसा भी नहीं है, जिनके पास पद और प्रतिष्ठा भी नहीं है। मेरे पास कम से कम पद है, प्रतिष्ठा है, पढ़ाई है। मैं किसी से यदि कोई मुझे दबाने की कोशिश करेगा तो भी मैं दबूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास विचार है। लेकिन उन दलितों का क्या है जिनके पास ये कुछ भी नहीं है। तो अनुभव से इंसान सीखता है, और तीन चीजें आदमी की अप्रोच को बदलती हैं। पहली बैकग्राउंड, दूसरा एजुकेशन और तीसरा है अनुभव। तो इसलिए गलत कोई नहीं है। हालांकि गांधी जी और अंबेडकर दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, विचारों में समानता भी थी। ठीक है, जैसे कि विचारों में समानता थी एजुकेशन को लेके। खैर, तो चलिए, मतभेद हुए आपके फिनिश। अब याद रखना, स्वतंत्रता है, दलित वंचित समूह है, राज्य धर्म था, संसदीय लोकतंत्र था, और क्या था, एक और था हमारा शायद, देखिए एक बार चेक कर लेते, लाइए पूरे हो गए हमारे। पहली थी स्वतंत्रता, पहली थी स्वतंत्रता को लेकर, दूसरा था दलित वंचित समूह को लेकर, और इसके बाद है हिंसा और हिंसा को लेकर, राज्य और धर्म को लेकर, फिर है संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था को लेकर। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में, और इससे नेक्स्ट चैप्टर फिर आपको कराएंगे हिस्ट्री की तरफ। तो आज आपको लेक्चर कैसा लगा, और एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा मुझे एक बार।
ताकि मुझे भी पता चले, मुझे भी अच्छा लगेगा फिर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को।